दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिव ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जनरल नॉलेज के अगली कड़ी में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पर जाकर के गिरती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गंगा नदी मूल रूप से जब जहाँ पर इसका उद्गम होता है, ये गंगा के नाम से नहीं होती है, वहाँ पर इसका नाम भागीरथी होता है। फिर भागीरथी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आकर के इसमें मिलती है, फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती हुई ऐसे चली जाती है। अंत में जब ये नदी पहाड़ से नीचे उतरती है, पहले तो ये पहाड़ों पर ही रहती है, लेकिन जब ये नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है और जमीन पर पहुंचती है हरिद्वार के पास में, तब इसका नाम फिर गंगा पड़ जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पर संगम हो जाता है देवप्रयाग में, वहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। हरिद्वार के पास में ये जमीन पर उतरती है, फिर उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान पर अपने यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करने के बाद फिर ये बिहार में चली जाती है और फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में इसकी धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हुगली होती है, हुगली एक इसी की ही धारा है जो बाद में दामोदर नदी से जाकर के मिल जाती है, दामोदर की सहायक नदी हो जाती है। और एक धारा फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां से भारत की सबसे चौड़ी नदी जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं वो आती है। और फिर ये दोनों एक होकर के फिर आगे बढ़ती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए गिर जाती हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक अच्छे से सिस्टम से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। देखिए गंगा, इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जो सीधा सीधा वन लाइनर के रूप में पेपर में आते हैं। जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो जो इसकी लंबाई है ये लंबाई हो जाती है 25 किलोमीटर। ठीक है, इसको राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ये हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है और राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको 2008 में मिला था। कब मिला था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहते हैं और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा सन 2008 में मिला था। गंगा नदी का जो पानी होता है वो कभी खराब नहीं होता। क्या कारण है? देखिए, अभी आप सब लोग कोई नॉर्मल से पानी ले लो और उसको किसी बॉक्स में भर करके रख दो, देखोगे कि 2 दिन बाद उसका जल पीने योग्य ही नहीं रहता है। लेकिन यही जब गंगा जी का पानी होता है तो उसको हम लोग रख लेते हैं और काफ़ी दिन के बाद, अक्सर हम लोग के हिंदू धर्म में उसकी पूजा पाठ होती है, एक साल के बाद लोग उसकी पूजा करते रहते हैं, वो खराब नहीं होता है। उसका एक कारण होता है क्योंकि इनके पानी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज T2। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज T2 पाया जाता है। ये उसमें पाई जाने वाली गंदगियों को खत्म कर देता है, ये एक जीवाणु है। तो बैक्टीरियोफेज जो T2 होता है, ये गंगा जी के पानी में जितनी अशुद्धियां होती हैं उन सबको खा करके ये खत्म कर देता है। अब हम लोग गंगा नदी के उद्गम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको एक टेक्स्ट से पढ़ेंगे, हम लोग कुछ लाइन बनाएंगे और उसी लाइन को देखते चले जाएंगे, फिर अंत में हम लोग गंगा नदी के बारे में पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपको बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो, तो सब लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोशिश की जाएगी कि पूरी बात आप तक पहुंचाई जाए। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कौन सी स्थान है। इसको हमने मान लिया गंगोत्री। ये है गंगोत्री। इस गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकल करके आई? इसका नाम हो गया भागीरथी। कहाँ लिख दी? ये देखो, हमने लिख दिया भागीरथी। तो ये नदी है भागीरथी नदी। अब इधर एक और स्थान है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। इस सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। ये नदी जो निकल करके आई है
इसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा नदी है ये, समझ में आ गई बात। तो अलकनंदा नदी है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। अब देखिए अलकनंदा गंगा में मिलने से पहले पंच प्रयाग का निर्माण करती है। देखिए अलकनंदा से ऊपर भी कई सारे प्रयाग होते हैं। जैसे यहाँ पर पहले होता है विष्णु प्रयाग, इसमें धौली गंगा मिलती है। देखिए मैं बना देता हूँ ऐसे रफली। ये देखिए विष्णु प्रयाग होगा, इसमें धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा बाएं तरफ से इसमें मिलती है। फिर आता है नंद प्रयाग, यहाँ पर देखिए एक आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग और फिर यहाँ पर आ गया एक स्थान है रुद्र प्रयाग। नंद प्रयाग में एक नदी है नंदाकिनी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर के इसके मिल जाती है। और इधर रुद्र प्रयाग में इधर से आती है मंदाकिनी और इसमें मिल जाती है। अब गंगा हमारे देव प्रयाग में पहुंच चुकी है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है जहाँ पर देवप्रयाग में, इसी के पास टिहरी बांध परियोजना चलाई जाती है भागीरथी नदी पर। अब यहाँ से इसका नाम गंगा होता है और आता है हरिद्वार। ये स्थान है हरिद्वार में गंगा जमीन पर प्रवेश करती हैं। बाकी कुछ लोग मानते हैं कि जिसे मतलब हरिद्वार से 1-2 किलोमीटर पहले ही मतलब गंगा नदी जमीन पर प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हरिद्वार ही माना जाता है। हरिद्वार से आने के बाद में फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला में गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान पर ये गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। फिर ये कौन सा स्थान है, गढ़मुक्तेश्वर में हमारी गंगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। फिर ये और आगे बढ़ती हैं गंगा। जब गंगा आगे बढ़ेंगी तो एक स्थान आता है कन्नौज को जानते हैं सब लोग। कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। और यहाँ पर हमारी एक और नदी आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। गंगा की दाहिने तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी जो होती है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम होता है रामगंगा। तो ये रामगंगा, ये भी पूछा जाता है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है। तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में आकर के गंगा में मिलती है। ये भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में ही प्रवेश करती हैं। अब गंगा और आगे बढ़ेंगी ऐसे, जैसे गंगा आगे बढ़ गई ये स्थान आ जाता है, हमने मान लिया इसको इलाहाबाद में गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी, जो कि बाएं तरफ से ना आकर के दाहिने तरफ से आएंगी और मिलेंगी। ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी हमने मान लिया। यमुना नदी से दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली फिर मथुरा पड़ेगा, उसके बाद आगरा, अलीगढ़ ऐसे झांसी होते हुए ये इलाहाबाद में प्रवेश करेंगी। अब ये जो यमुना है ये निकलती कहाँ से है, तो ये यमुनोत्री से निकलती है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती हैं और इसी में की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है सहायक नदी, जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है, हिंडन नदी। हिंडन नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, वह आलमगीरपुर हमारी हिंडन नदी के तट पर स्थित था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के चारों स्थल इम्पोर्टेंट है। जैसे जो पहला है उत्तर में जम्मू कश्मीर में है, मांडा में, इधर पूर्व पश्चिम वाला पाकिस्तान में है, और इधर जो सबसे नीचे पड़ता है दक्षिण में, वो दास नदी के तट पर स्थित है। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जल्द ही, तो वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यमुनोत्री जिससे निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी हो गई कौन सी, हिंडन नदी। अब देखिए इसकी और कुछ सहायक नदियां हैं यमुना की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नदियां याद रखेंगे आप लोग। चुंबक एक शब्द होता है, इस चुंबक से चा से याद रखेंगे चंबल। तो पहली सहायक नदी हो गई चंबल, दूसरी सहायक नदी हो गई बेतवा, और तीसरी सहायक हो गई केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है केन। तो चंबल, बेतवा, केन
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना में इटावा में आकर के मिल जाती है, इटावा में। जबकि जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर में आकर के यमुना में मिलती है। कहाँ पर मिलती हैं? हमीरपुर में यमुना में मिलती हैं। जो केन नदी होती है, केन नदी हमारी बांदा जिला में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में आकर के इससे मिल जाती हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंबल कहाँ से निकलता है, बेतवा कहाँ से निकलती है और केन कहाँ से निकलती है। तो जो चंबल नदी है ये निकलती है, चंबल हमारी निकलती है जाना पाओ पहाड़ी से। चंबल हमारी निकलेगी जाना पाओ पहाड़ी, जाना पाओ पहाड़ी से। चंबल हमारी जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। और जो बेतवा है, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकलती है विंध्य पहाड़ी से, विंध्य पहाड़ी से। आप लोग जानते हैं भारत को दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने का काम कौन करता है? विंध्य पहाड़ी करती है। और जो केन है ये निकलती है कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी। आप लोगों ने पढ़ा होगा उज्जैन, उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी बहती है जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो क्षिप्रा हमारी चंबल की सहायक है। पार्वती नदी के बारे में पढ़ा होगा, पार्वती किसकी सहायक नदी होती है? तो पार्वती चंबल की सहायक नदी होती है। अब एक और नदी है सिंध, सिंधु की बात नहीं कर रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र तो अलग से एक सिस्टम ही है, सिंध नदी की बात कर रहे हैं। तो सिंध या तो चंबल की सहायक कभी कभी आता है और चंबल ना होने पर ये कभी कभी यमुना की सहायक दे देता है। तो आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि या तो सिंध को चंबल दिया रहता है या तो यमुना में दिया रहता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, जैसा आपसे रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब ये कौन सा स्थान था? इलाहाबाद, इलाहाबाद पहले नाम था, अब इसका तो नाम प्रयागराज हो गया है, सबको पता होगा। ठीक है। अब इलाहाबाद में ही गंगा में एक और नदी आकर के मिलती है। सरस्वती की बात नहीं कर रहा हूँ, टोंस नदी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये बस थोड़ा सा, जहां पर ये यमुना मिलती है इसके थोड़ा सा आगे जाने पर एक और नदी है जो जिसका नाम है टोंस। तो टोंस आकर के इसमें मिल जाती है। तो टोंस किसकी सहायक हो जाती है? गंगा की सहायक नदी हो जाती है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये स्थान आता है गाजीपुर। क्या नाम है इसका? गाजीपुर नाम, गाजीपुर। गाजीपुर में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि निकलती है फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, जिसके तट पर अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। नाम कौन सी है? गोमती नदी। तो गोमती, गा से गोमती और गा से गाजीपुर। तो गोमती नदी कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा में आकर के मिलती हैं। और गोमती नदी के तट पर स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जो कि 1935 में बनाया गया था। वैसे तो आंशिक रूप से 1921 में ही बना दिया गया था, लेकिन लखनऊ को उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी पूर्ण रूप से 1935 में बनाया गया था। अब गोमती नदी हो गई। अब इतने में देखिए अगर कोई दिक्कत, अच्छा भी थोड़ा सा और आगे स्पेस है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया। अब आता है छपरा। छपरा, छपरा में एक नदी है घाघरा नदी, जो आकर के मिलती है घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा। घाघरा में, घाघरा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? उत्तर प्रदेश के, सॉरी ये छपरा में। छपरा बिहार पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश मतलब छोड़ करके ये बिहार में प्रवेश कर चुकी छपरा। अब देखिए छपरा में मिल गई घाघरा नदी। अब और आगे जब बढ़ते हैं तब इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी की खासियत है कि इसके रेत में बालू पाया जाता है। अब इतना इसके बालू में, सॉरी इसके बालू में सोना पाया जाता है। अब इतना सोना नहीं है कि आप झोरा उठाए और चल दिए बीनने। हाँ, इसके रेत में सोना पाया जाता है। लेकिन देखिए सरकार उन्हीं स्थानों से सोना निकालती है जहाँ
मतलब सोचिए, कोई किसी भी चीज से कोई सामान निकालना है, भले ही हमारे पास उपस्थित है, परंतु जब खर्चा कम लगे और उससे कुछ ज्यादा 100 रुपया भर्ती लगा करके 200 रुपये का सोना निकाल ले, तब उसको हम मानते हैं, नहीं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ गई? अब पता लगा 100 रुपया लगा दिए, तब जितना सोना निकला 100 रुपये का ही सोना निकला, तो हम काहे जाएंगे उसमें व्यर्थ करने समय। समझ रहे हैं ना? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से याद रखिएगा, 3 दिशाओं में 3 नदी निकलती है। इधर मतलब कि पश्चिम की तरफ निकलती है नर्मदा, पूरब की तरफ निकलती है महानदी, महानंदा नहीं, महानदी। महानंदा और महानदी में अंतर है। महानंदा जो है वो अंत में गंगा की ही सहायक पड़ेंगी, और इधर ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ बहती हुई, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा में बहती हुई सोन नदी आकर के इसमें मिल जाती हैं। ठीक है? कहाँ पर? पटना में। पटना में। क्या ये बात समझ में आ गई? इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हो गया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इतना मैं मिटा दे रहा हूं। पटना। अब देखिए, सोनपुर हो गया। अब इसके और जैसे ये इसी से मैं आगे ले रहा हूं, यहाँ से और आगे जब बढ़ेंगे तब एक नदी और निकलती है, जिसको कहते हैं गंडक नदी। नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलेगी गंडक नदी और आकर के इसमें गंगा में मिल जाएगी। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तब एक नदी है, सुनिए, जैसे एक गोसाई ग्लेशियर है, नेपाल में एक गोसाई ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गोसाई ग्लेशियर है। अब गोसाई ग्लेशियर से 7 नदियां निकलती हैं। 4 नदी ऊपर चली जाती हैं, 4 नदी ऊपर चली जाती है। 3 नदी अरुण, सम और तम, 3 नदियां अरुण, सम, तम, 3 नदियां नीचे आती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं। इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? कोसी कहते हैं, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब फिर ये और आगे बढ़ेगी और अंत में इसमें आ जाएगी महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी आएगी और गोधरा नामक स्थान पर यहाँ पर मिल जाएगी। इस नदी का नाम होता है महानंदा। महानंदा नदी के मिलने के बाद गंगा और आगे बढ़ेगी और 2 भागों में टूट जाएगी। एक का नाम कोसी हो जाएगा, एक का नाम कोसी नहीं, हुगली हो जाएगा, हुगली नदी। हुगली को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। और उसके बाद में एक धारा आगे चल करके इधर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। अब बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तब इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी और इसमें मिलती है। फिर आगे इसका नाम बदल जाता है। देखिए, जब गंगा इसमें प्रवेश करती है, समझ लो ये इतना क्षेत्र बांग्लादेश है। जब गंगा इसमें प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है, और जब ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो संयुक्त धारा जमुना के नाम से आगे बढ़ती है। अब फिर इधर मणिपुर की पहाड़ी से एक और नदी मिलती है जिसका नाम होता है मेघना नदी। ये कौन सी नदी है? मेघना नदी। और फिर अंत में मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आज इतना ही। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हाँ, जल्द ही इसके बाद में सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, उसके बाद में दक्षिण भारत की नदियों की वीडियो जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।